साल 1939, जगह डेनमार्क एयरपोर्ट। बर्लिन से आने वाली एक फ्लाइट डेनमार्क हवाई अड्डे पर लैंड करती है। इस फ्लाइट की सीट नंबर 57 पर एक यहूदी महिला बैठी थी। उसके पास एक छोटा सा हैंडबैग था। दिखने में साधारण से लगने वाले उस हैंडबैग में एक ऐसा फॉर्मूला था जो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता था। ये वो फॉर्मूला था जिसके लिए 5 ताकतवर देशों में होड़ मची थी और हजारों साइंटिस्ट अपना दिमाग खपा रहे थे। डेनमार्क पहुंचकर उसने ये फॉर्मूला अपने दोस्त को बताया और ये दोनों इस राज के साथ पहुंचे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां आने वाले 3 सालों तक करीब 1 लाख लोग इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं और सिलेंडर की तरह दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। 6 अगस्त 1945 अमेरिका का B-29 फाइटर प्लेन इसे लेकर 10,500 किलोमीटर दूर एक देश में पहुंचता है। आसमान में अमेरिकन फाइटर जेट को देखकर लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही ये भारी भरकम सिलेंडर नीचे गिरने लगता है। चंद ही सेकंड में फाइटर प्लेन गायब हो जाता है और सिलेंडर हवा में फट जाता है। इसके फटते ही आग का एक भयानक गुब्बारा उठा जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। कहते हैं कि इसे जानबूझकर हवा में 10 मीटर ऊपर फोड़ा गया ताकि तबाही ज्यादा से ज्यादा हो। आग का यह गोला 3 किलोमीटर चौड़ा और 14 किलोमीटर ऊंचा था, जिससे 10 लाख डिग्री सेल्सियस की भयानक हीट जनरेट हुई। इसकी जद में जो भी आया वो पिघलकर भाप बन गया। महज 5 सेकंड में ही 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये पहली बार था जब दुनिया इतना भयानक मंजर देख रही थी। महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का जिक्र मिलता है ये कुछ वैसा ही था, लेकिन ये था क्या? ये था दुनिया का पहला एटम बॉम्ब लिटिल बॉय, जिसे अमेरिका ने जापान पर गिराया था। और जिस महिला के हैंडबैग में इसका फॉर्मूला था वो थी जर्मन साइंटिस्ट लिज मिटनर। दिसंबर 1938 की बात है। लिज अपने एक को साइंटिस्ट ऑटो हैन के साथ लैब में थी जब ऑटो हैन ने एटम पर न्यूट्रॉन की बारिश की। उन्होंने देखा कि इससे एटम टूट गया है और उससे काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। इसे साइंस की लैंग्वेज में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब तक दुनिया भर के साइंटिस्ट एटम को तोड़ने की यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन असल मायने में ऑटो हैन ने ये कर दिखाया। लिज मिटनर और ऑटो हैन पिछले 30 सालों से बर्लिन की उस लैब में एक साथ काम कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, इसीलिए ऑटो हैन ने लिज मिटनर को यह बता दिया कि उन्होंने ये कैसे किया। हालांकि ऑटो हैन अपने इस इन्वेंशन की वैल्यू समझ नहीं पाए, लेकिन लिज जानती थी कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा कर दिखाया है और अब एटम बम बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लिज मिटनर तो जर्मनी की साइंटिस्ट थी, फिर उन्होंने ये बम जर्मनी के लिए क्यों नहीं बनाया? जबकि इतिहास में जाकर देखा जाए तो उस दौर में एटम बम बनाने की होड़ तो जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और रूस में मची थी। अमेरिका तो इस रेस में कहीं था ही नहीं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के लिए ये बम लिज मिटनर ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया था। और ये अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला एटम बम था, जिसके बनने की कहानी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है और काफ़ी थ्रिलिंग है। इसे जानने के लिए हमें चलना होगा अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में। 22 अप्रैल 1904 न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन जूलियस ओपेनहाइमर के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट थे। स्कूल में वो अपने टीचर से ऐसे ऐसे सवाल करते जिनके बारे में दूसरे बच्चे सोच भी नहीं सकते थे। वो एक साल के अंदर 2 क्लासेस का सिलेबस पूरा कर लेते थे, लेकिन इतना जीनियस होने की वजह से रॉबर्ट अकेले पड़ गए। स्कूल में भी कोई उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। जब वो बड़े हुए और कॉलेज गए तो कई बार उनके क्लासमेट्स सवाल पूछने की उनकी आदत के कारण क्लास का बॉयकॉट कर देते थे। वो कहते थे कि रॉबर्ट को सिजोफ्रेनिया है। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोग उन लोगों से बात करते हैं जो दिखते ही नहीं हैं। इतना ही नहीं, उनके क्लासमेट अक्सर उन्हें पागल कहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे चलकर यही रॉबर्ट ओपेनहाइमर दुनिया का पहला एटम बम बनाने वाला है। कहते हैं कि जब कोई दोस्त नहीं बना तो रॉबर्ट ने
किताबों को अपना दोस्त बनाया। दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को पढ़ने के लिए उन्होंने 8 अलग अलग लैंग्वेज सीखी थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा इम्प्रेस थे मद् भागवत गीता से। ओरिजिनल मद् भागवत गीता पढ़ने के लिए उन्होंने स्पेशली संस्कृत सीखी थी। रॉबर्ट ने क्वांटम फिजिक्स में जबरदस्त कमांड बनाई और नए नए रिसर्च पेपर पब्लिश किए। देखते ही देखते वो इतने फेमस हो गए कि स्टडीज कंप्लीट करते ही उन्हें दुनिया भर से पढ़ाने के ऑफर आने लगे। रॉबर्ट ने कैलिफोर्निया की 2 यूनिवर्सिटीज में शेयरिंग बेसिस पर पढ़ाना शुरू किया और हजारों साइंटिस्ट तैयार किए। जिस दौर में ओपेनहाइमर क्वांटम फिजिक्स में नए नए रिसर्च कर रहे थे, उसी दौर में जर्मनी का चांसलर बनता है अडोल्फ हिटलर। 30 जनवरी 1933 हिटलर के चांसलर बनते ही जर्मनी में एंटी सेमिटिज्म का दौर शुरू होता है। यहूदियों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। यहूदी, जिन्हें जूइश भी कहते हैं, कहा जाता है कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही फांसी दी थी। यही कारण था कि इस कौम के लोगों को दुनिया भर के कई धर्मों से, खासकर क्रिश्चियन लोगों से नफरत झेलनी पड़ी। वक्त वक्त पर इन्हें इतना परेशान किया गया कि आज इन्हें दुनिया की सबसे सताई हुई कौम माना जाता है। हिटलर ने इनके लिए स्पेशल कैंप बनवाए, जिनमें 60 लाख यहूदियों का मर्डर किया गया। उस वक्त जर्मनी की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जूइश लोगों का था और ये सब अपर क्लास लोगों में आते थे। ये अच्छे खासे एजुकेटेड थे और अच्छी पोजीशंस पर थे। जर्मनी के बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक कि कई ताकतवर नेता और बहुत सारे साइंटिस्ट भी जूइश थे, जो न्यूक्लियर बम बनाने के काफी करीब पहुंच गए थे। लेकिन हिटलर ने किसी को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन को भी नहीं। जर्मनी की उल्म सिटी में पैदा हुए आइंस्टीन भी यहूदी थे। हिटलर के आने से पहले जर्मनी के लोग उन्हें हीरो मानते थे। वो जहां भी जाते, लोगों का उन्हें खूब प्यार और मान सम्मान मिलता। लेकिन हिटलर के चांसलर बनने के बाद हालात इतने बदल गए कि जब आइंस्टीन सड़कों पर निकलते तो हिटलर के सोल्जर्स उन्हें गालियां देते थे। इस बर्ताव से दुखी होकर आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़ दिया और वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। यानी कि वो साइंटिस्ट जिसने E=mc² का फॉर्मूला देकर दुनिया को यह बताया था कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, जिसके फॉर्मूले पर एटम बम बनाया जाना था, हिटलर ने उसे ही अमेरिका को दे दिया। हिटलर के सर पर ऐसा खून सवार था कि कोई कितना भी बड़ा, कितना भी अमीर और कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो यहूदी है तो उसे मरना होगा। इस तरह से यहूदियों की जान पर बनाई और वो जर्मनी छोड़कर भागने लगे। कुछ ऐसे ही हालात इटली में भी थे, क्योंकि इटली का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी हिटलर का दोस्त था। हिटलर के देखा देख उसने भी यहूदियों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसीलिए जूइश लोग इटली छोड़कर जाने लगे। इन्हीं में से एक थे एनरिको फर्मी। 1933 में फर्मी ने यूरेनियम पर बमबारी करने के लिए कुछ हल्के तत्वों की खोज की थी। इन्होंने दुनिया को बताया कि न्यूट्रॉन से यूरेनियम एटम पर बमबारी करने से ऐसा बम बनेगा जो बहुत बड़ी आग पैदा करेगा। लेकिन वो प्रैक्टिकल करके इसे देख पाते उससे पहले ही उन्हें इटली छोड़कर अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उनकी वाइफ जूइश थी। अब फर्मी का जो रिसर्च अधूरा रह गया था, उसे पूरा किया ओटो हैन ने। दिसंबर 1938 में ओटो हैन ने जब न्यूक्लियर फिजन करवाया, यानी कि एटम को तोड़ने में कामयाबी हासिल की, तब लिज मिटनर उनके साथ ही थी। लेकिन हिटलर के कारण लिज को जर्मनी छोड़ना पड़ा। जाते जाते उन्होंने ये फॉर्मूला अपने पर्स में रख लिया। लिज अपने दोस्त नील बोहर की मदद से डेनमार्क पहुंची। नील खुद एक साइंटिस्ट थे। वो और लिज इस फॉर्मूले पर आगे काम करके बम बना पाते, उससे पहले ही 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब हिटलर एक एक करके यूरोप के सभी देशों को जीतता जा रहा था और जहां जहां उसका कब्जा होता, वहां वहां से यहूदियों को भागना पड़ता। जुलाई 1940 में उसने डेनमार्क पर भी कब्जा कर लिया। इसलिए नील बोहर और लिज मिटनर अमेरिका चले जाते हैं, जहां अल्बर्ट आइंस्टीन और एनरिको फर्मी पहले से ही थे। इस तरह दुनिया भर के जीनियस माइंड एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो गए। ये वो लोग थे जिन्होंने अलग अलग टाइम पर एटम बम बनाने के अलग अलग स्टेप खोजे थे। इतिहास में जाकर देखा जाए तो पता चलता है कि एटम बम बनाने का सफर 100 साल से भी ज्यादा लंबा था। शुरू से शुरू करें तो महाभारत के समय में खुद भगवान श्री कृष्ण ने
इसका जिक्र गीता में किया था, जिसे उनके विराट रूप और ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा गया। इसके बाद एटम की थ्योरी के बारे में दुनिया को बताया महर्षि कणाद ने। कृष्ण की नगरी द्वारिका के पास ही महर्षि कणाद का जन्म आज से करीब 2600 साल पहले हुआ था। कहा जाता है कि वो दिखने में इतने कुरूप थे कि लोग उन्हें देखकर डर जाते थे, इसीलिए वो अक्सर रात में ही बाहर निकलते थे। लेकिन वो बेहद जीनियस थे। उन्होंने ही पहली बार दुनिया को एटम के बारे में बताया और समझाया कि हर एक चीज इस धरती पर छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है। हम और आप माने या ना माने, लेकिन ग्लोबल साइंटिस्ट खुद महर्षि कणाद को अणुशास्त्र का जनक मानते हैं। फेमस हिस्टोरियन टी.एन. कोलेबुरक ने खुद ये माना है कि कणाद और भारत के आचार्य यूरोप के साइंटिस्ट से कई आगे थे। खैर, फिर आती है 18वीं सदी। 1789 में जर्मन साइंटिस्ट मार्टिन हेनरी क्लॉक्रोथ यूरेनियम की खोज करते हैं। इसके करीब 100 साल बाद 1896 में हेनरी बेकुरल ने दुनिया को बताया कि यूरेनियम में रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी है। मशहूर साइंटिस्ट मैरी क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी भी बेकुरल के साथ ही थे इस खोज में, और इन तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला था। जब कोई एक तत्व लगातार एनर्जी रिलीज करता है तो उसके इस गुण को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उन्होंने बताया कि यूरेनियम को अगर खास तरीके से तोड़ा जाए तो इससे एनर्जी निकलती है। एक साल बाद ही यानी कि 1897 में सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। अभी तक दुनिया ये मान रही थी कि हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है और एटम सबसे छोटा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन 1911 में रदरफोर्ड ने पहली बार एटम का परमाणु मॉडल बनाकर दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है। इसके टूटने पर जबरदस्त एनर्जी के साथ अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती है। उनकी इस थ्योरी के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट को पहली बार एटम बम बनाने का ख्याल आया। 1914 में द वर्ल्ड सेट फ्री नाम से एक किताब आई, जिसमें राइटर एच.सी. वेल्स ने कुछ ऐसे हथियारों का जिक्र किया जिससे दुनिया को तबाह किया जा सकता था। हालांकि ये सब अभी तक सिर्फ एक इमेजिनेशन ही थी। हकीकत में अब तक कोई एटम बम नहीं बना था, क्योंकि बम बनाने के लिए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करवाना अभी बाकी था। दोस्तों, अगर आपको स्कूल वाली साइंस याद है तो आपको पता होगा कि एटम बम जब फटता है तब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से ही फटता है। जब यूरेनियम के एक एटम पर न्यूट्रॉन से बमबारी करते हैं तो ये टूट जाता है। इससे 2 एटम और कुछ न्यूट्रॉन और बनते हैं और साथ ही काफी एनर्जी निकलती है। अब यहाँ से जो न्यूट्रॉन बनते हैं ये दूसरे एटम से जाकर टकराते हैं और ये एटम फिर से टूट जाते हैं। इस तरह एक चेन चलती है जिसमें एटम टूटते जाते हैं और न्यूट्रॉन बनते जाते हैं और एनर्जी निकलती जाती है। ये सब कुछ इतना तेजी से होता है कि ये एनर्जी ब्लास्ट के साथ बाहर निकलती है। आज हम चेन रिएक्शन के इस प्रोसेस को आसानी से समझ रहे हैं, लेकिन सालों पहले साइंटिस्ट इसी रिएक्शन को करवाने के लिए घंटों घंटों लैब में रिसर्च किया करते थे। खैर, अब आया साल 1932। ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। तब हंगरी के एक दूसरे साइंटिस्ट लियो सिलार्ड ने सोचा कि क्यों ना इस न्यूट्रॉन से ही यूरेनियम के एटम पर अटैक करके उसे तोड़ा जाए। हालांकि वो ऐसा कर पाते उससे पहले ही उन्हें यहूदी होने के कारण जर्मनी छोड़कर ब्रिटेन में शिफ्ट होना पड़ा और इटली में एनरिको फर्मी ने न्यूट्रॉन के अलावा कई हल्के तत्व खोज निकाले जिनसे एटम तोड़ा जा सकता था। लेकिन एटम को तोड़ने में असल कामयाबी मिली ओटो हैन को, और ओटो हैन को ऐसा करते हुए देखा था लिज मीटनर ने। लिज मीटनर और नील बोहर मिलकर चेन रिएक्शन करवा पाते, उससे पहले ही हिटलर के कारण उन्हें यूरोप छोड़ना पड़ा और ये सब जमा हो गए अमेरिका में। तब नील बोहर ने बाकी के साइंटिस्ट को बताया कि हिटलर ऐसा बम बना रहा है जो एक साथ भयानक तबाही मचा सकता है। यूरोप से आए ये साइंटिस्ट चाहते थे कि हिटलर से पहले अमेरिका ये बम बनाए, लेकिन इन्हें लग रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि एक तो ये सब यूरोप से आए थे और दूसरा कि ये सब जूइश थे। कहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये ना लगे कि वो हिटलर से बदला लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं। इसलिए इनमें से 3 साइंटिस्ट लियो सिलार्ड, एडवर्ड टेलर और यूजिन वेगनर दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के पास जाते हैं। उन्होंने आइंस्टीन को जर्मनी के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बताया। ये सुनकर आइंस्टीन भी टेंशन में आ गए, क्योंकि वो हिटलर के सनक से वाकिफ थे।
इसीलिए उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखकर ये सारी बात बता दी और उन्हें जल्द से जल्द अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने के लिए कहा। हालांकि रूजवेल्ट ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त तक अमेरिका वर्ल्ड वॉर सेकंड का हिस्सा था ही नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका को इसका हिस्सा बनना पड़ा। 7 दिसंबर 1941 सुबह के 7:48, जगह आइलैंड ऑफ हवाई का पर्ल हार्बर नेवल बेस। यहाँ पर अमेरिका के कई शिप खड़े थे, लेकिन अचानक कुछ फाइटर जेट्स आकर उन पर बम बरसाने लगते हैं। ये फाइटर जेट्स जापान के थे, जिन्होंने फ्यूल टैंक्स को स्पेशली टारगेट करके करीब 15 मिनट तक लगातार बमबारी की। कहते हैं कि ये बॉम्बिंग इतनी भयानक थी कि एक ही झटके में अमेरिका के 164 फाइटर जेट्स, 112 शिप और 8 वॉरशिप जलकर राख हो गए। वहीं 2500 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। इस अटैक के कारण अमेरिका में इतना जबरदस्त गुस्सा था कि जापान को सबक सिखाने के लिए वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया। अब रूजवेल्ट किसी भी कीमत पर एटम बम बनाना चाहते थे, लेकिन रूजवेल्ट से भी ज्यादा गुस्सा अगर कोई था तो वो थी अमेरिकन आर्मी, क्योंकि उन्होंने तो अपने साथी खोए थे। इसलिए रूजवेल्ट ने आर्मी कमांडर लेस्ली ग्रूव्स को एटम बम बनाने का जिम्मा दिया। लेस्ली ग्रूव्स वो शख्स जो एक बार किसी मिशन को शुरू करता तो पूरा करके ही दम लेता था। उन्होंने शुरू किया प्रोजेक्ट मैनहट्टन। मैनहट्टन अमेरिका का एक शहर है, किसी को शक ना हो इसीलिए ये नाम सेलेक्ट किया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट की साइट तैयार की गई मेन सिटी से दूर एक वीरान जगह लॉस एलामोस में, जहां कई सारे लैब और घर बनाए गए और सारे साइंटिस्ट को वहां शिफ्ट कर दिया गया। 13 अगस्त 1942 मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू होता है। लेस्ली ग्रूव्स ने दुनिया भर से आए टॉप साइंटिस्ट को इसमें शामिल किया और लीडर चुना क्वांटम फिजिक्स के जीनियस साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। वही ओपेनहाइमर जिनके लिए लोग कहते थे कि वो सही से हैम्बर्गर स्टैंड को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन लेस्ली ग्रूव्स जानते थे कि इस काम को सबसे बेस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर ही कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही क्लियर माइंडेड थे। उनसे पहले कई साइंटिस्ट ऐसे थे जो इसके लिए मना कर चुके थे, लेकिन ओपेनहाइमर के मन में इसे लेकर कोई सेकंड थॉट नहीं था। ऊपर से इस मिशन में जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो सब यूरोप से आए थे। उनमें से कोई जर्मनी का जासूस भी हो सकता था, लेकिन रॉबर्ट अमेरिकन थे और लेस्ली को भरोसा था कि वो अपने देश को धोखा नहीं देंगे। एक अच्छी साइट, बेहतर टीम, जीनियस लीडर और खूब सारे फंड के साथ अमेरिका ने एटम बम बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी लेस्ली ग्रूव्स को पता चलता है कि हिटलर तो 3 साल से इस कोशिश में जुटा है। जर्मनी का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1939 में ही शुरू हो गया था, जिसका नाम था यूरेनियम क्लब। इसे लीड कर रहे थे वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग भी ओपेनहाइमर की तरह ही जीनियस थे। उन्हें काफी कम एज में ही नोबेल प्राइज मिल गया था। कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के बुरे हालातों को देखकर उन्होंने खास तौर पर क्वांटम फिजिक्स की स्टडी की, ताकि वो देश के लिए कुछ बेहतर कर सके। हिटलर उनके देशभक्ति से वाकिफ था, इसलिए उसने इस पूरे प्रोग्राम की लीडरशिप हाइजेनबर्ग को दी। जब 1939 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी साइंस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें हाइजेनबर्ग को खास तौर पर बुलाया गया था। इसी कॉन्फ्रेंस में ओपेनहाइमर भी आए थे और दोनों की यहाँ मुलाकात हुई। हालांकि तब ये कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में ये दोनों 2 दुश्मन देशों के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड करेंगे। लेकिन हाइजेनबर्ग ओपेनहाइमर से 3 साल आगे थे, इसीलिए अमेरिकन आर्मी ने उनके पीछे जासूस छोड़ दिए, जिन्हें ऑर्डर मिला था कि अगर उन्हें जरा सा भी शक हो कि हाइजेनबर्ग ने बम बना लिया है तो तुरंत उन्हें गोली मार दें। इन जासूसों को साइनाइड की गोलियां भी दी गई थी, ताकि पकड़े जाने पर ये सीधे सुसाइड कर लें। लेकिन हाइजेनबर्ग बम नहीं बना पाए, क्योंकि तमाम जीनियस साइंटिस्ट तो ओपेनहाइमर की टीम में थे, जिनमें से लियो सिलार्ड और एनरिको फर्मी 1942 में चैन रिएक्शन करवाने में भी कामयाब हो गए, जो एटम बम बनाने की आखिरी स्टेज थी। अमेरिका के साइंटिस्ट लगातार 14 घंटे काम कर रहे थे। प्रेशर रिलीज करने के लिए उनकी फैमिली को भी मैनहट्टन में शिफ्ट कर दिया गया। अमेरिकन आर्मी ने भी वहां पर अपना बेस बना लिया। देखते ही देखते इस प्रोजेक्ट पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग काम कर रहे थे, जिन्हें पता तक नहीं था कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं।
प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखने के लिए अमेरिकन आर्मी ने जानबूझकर तरह तरह के रूमर्स फैलाए। कभी कहा गया कि यहाँ पर टूटे हुए सबमरीन रिपेयर किए जाते हैं, तो कभी बताया गया कि प्रेग्नेंट वीमेन के लिए प्रोग्राम यहाँ चलाए जाते हैं, क्योंकि तब तक लगभग सारे साइंटिस्ट की बीवियां प्रेग्नेंट हो चुकी थीं। अमेरिकन आर्मी ने इस प्रोजेक्ट को इतना सीक्रेट रखा कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट तक को नहीं पता था कि लॉस एलामोस में एटम बम बन रहा है। इतिहास बताता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट एटम बम यूरेनियम 235 से बनाया जाना था, लेकिन पूरी दुनिया में इसकी मात्रा सिर्फ 0.71% थी, यानी कि इसका मिलना बहुत मुश्किल था। साउथ अफ्रीका के कांगो में उस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन यूरेनियम मिलता था। यहाँ यूरेनियम की बड़ी बड़ी माइंस थी, जिनमें सबसे फेमस थी शिंकोलोग्बे माइन। उस वक्त इसके डायरेक्टर थे एडगन सेगनर, जो बेल्जियम के एक सरकारी अधिकारी थे। 1940 में कांगो बेल्जियम का गुलाम था। जब हिटलर ने बेल्जियम पर कब्जा किया, तब सेगनर को लगा कि कहीं ये यूरेनियम हिटलर के हाथ न लग जाए। इसीलिए उन्होंने इस माइन से निकले 1250 टन यूरेनियम को न्यूयॉर्क सिटी के एक गोदाम में भिजवा दिया। 3 साल बाद यानी कि 1943 में इसी यूरेनियम को अमेरिका ने खरीद लिया और अब बम बनाने में यूज किया। उधर दूसरी तरफ हिटलर के डर से 1940 में कनाडा और ब्रिटेन ने ट्यूब एलोइस नाम से एक जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका मकसद भी एटम बम बनाना था। कोशिश में जापान और यूएसएसआर भी थे, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिली। इधर हिटलर करीब करीब पूरे यूरोप को जीत चुका था और उसका अगला निशाना था ब्रिटेन। जब उसने ब्रिटेन पर अटैक किया, तब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ क्यूबेक अकॉर्ड साइन किया और ट्यूब एलोइस प्रोजेक्ट के सारे साइंटिस्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिए। विंस्टन चर्चिल, वो घटिया इंसान जिसने ब्रिटेन को बचाने के लिए भारत का अनाज, कपड़ा सब कुछ ले लिया। हालात इतने बुरे कर दिए कि भूख के मारे लोग कंकाल बन गए। जिंदा लोगों को चील कौवे नोच नोच कर खा गए। लोगों को अपने बच्चे नदी में फेंकने पड़े। कुछ लोग सांप खाकर जिंदा रहे। दोस्तों, चर्चिल की इस कारस्तानी को इतिहास में छुपाया गया है, लेकिन हमने इस पर एक डिटेल स्टोरी बनाई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, इस अकॉर्ड को साइन करने के बाद अब कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ मिलकर बम बना रहे थे। इस तरह दुनिया भर के तेज दिमाग एक स्टेज पर आ गए। अमेरिका की टीम इतनी जबरदस्त थी कि इसमें 12 साइंटिस्ट नोबेल प्राइज विनर थे। ओपेनहाइमर के कहने पर ये साइंटिस्ट 3 एटम बम बनाते हैं, जिसमें पहला था लिटिल बॉय, जो यूरेनियम से बना था, लेकिन यूरेनियम की कमी थी, तो दूसरा थिन मैन प्लूटोनियम से बनाया गया और तीसरा फैटमैन था, जो कि प्लूटोनियम इम्प्लोजन बम था। लेकिन ये बम बनकर तैयार होते उससे पहले ही 12 अप्रैल 1945 में रूजवेल्ट का निधन हो जाता है। अब वाइस प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। अब लेस्ली ग्रूव्स उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जानकारी देते हैं, जिसे ट्रूमैन पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जर्मनी भले ही हार गया था, लेकिन अमेरिका का असली दुश्मन जापान अब भी घुटने टेकने को तैयार ही नहीं था। वो इसलिए क्योंकि जापान में उस वक्त भी मोनार्की थी और सम्राट हिरोहितो झुकने को तैयार ही नहीं थे। जापान में हालात ऐसे थे कि लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं था, लेकिन उनका इस कदर ब्रेन वॉश किया गया था कि वो भूखे रहकर भी लड़ने के लिए तैयार थे। जापान के पायलट्स सुसाइड बॉम्बर्स बन गए थे। वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जानबूझकर प्लेन क्रैश करवा देते या फिर बम बांधकर कूद जाते। इन लोगों में मौत का डर ही खत्म हो चुका था, इसीलिए एटम बम ही अब अमेरिका की आखिरी उम्मीद थी। इधर रॉबर्ट ओपेनहाइमर की टीम जून 1945 में पहला एटम बम बनाकर तैयार कर चुकी थी। लेस्ली ग्रूव्स चाहते थे कि इसको टेस्ट करने के बजाय सीधे जापान पर गिरा देना चाहिए, लेकिन ओपेनहाइमर के समझाने पर वो टेस्ट के लिए मान गए। इस टेस्ट को नाम दिया गया ट्रिनिटी टेस्ट, और जिस बम का टेस्ट करना था उसका नाम था द गैजेट। टेस्ट के लिए एक बहुत बड़ी खाली जमीन की जरूरत थी और ये साइट मिली अलामो गार्डो में। अलामो गार्डो अमेरिका का डेजर्ट है। यहाँ पर काफी खाली और बंजर जमीन पड़ी थी, इसलिए ये तय किया गया कि यहीं पर ट्रिनिटी टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट के लिए यहाँ एक बड़ा सा आयरन टावर बनाया गया। ट्रक में रखकर द गैजेट को यहाँ लाया गया और इस टावर पर रखा गया। 9 किलोमीटर दूर एक साइट बनाई गई
जहां इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंटिस्ट और आर्मी ऑफिसर्स इसे देखने वाले थे। टेस्ट के लिए टाइम फिक्स किया गया सुबह के 4 बजे, लेकिन एक रात पहले ही अलामोगार्डो में भयानक तूफान आया था, इसलिए इसे 1.5 घंटे डिले करना पड़ा। 16 जुलाई 1945 सुबह के 5:30 बजे काउंटडाउन शुरू होता है और एक ही झटके में दुनिया का पहला एटम बम फट जाता है। जोरदार धमाका हुआ, इतनी भयानक रोशनी हुई कि ग्लासेस लगाने के बावजूद कुछ साइंटिस्ट टेम्परेरी तौर पर अंधे हो गए। लोहे का वो टावर जिस पर बम रखा था पूरी तरह पिघल गया और जमीन का रंग काला पड़ गया। 12,000 फुट ऊंचा एक आग का गुबार उठा जो 40,000 फीट तक फैला था, जिसे देखकर लगा कि आसमान में हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। इस नजारे को देखकर प्रोजेक्ट के लीडर रॉबर्ट ओपनहाइमर बोल पड़े, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृष्टि सस्या भासस्तस्य महात्मनः। यह भगवत गीता का एक श्लोक था जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन देते हुए कहा था कि हे अर्जुन, अगर आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हैं तो भी उन सबका प्रकाश मेरे दिव्य तेजस्वी रूप के समानता नहीं कर सकता। कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रबुद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। इसका मतलब ओपनहाइमर ने खुद एक्सप्लेन किया। Now I am become death, the destroyer of worlds. जब ओपनहाइमर का ये वीडियो वायरल हुआ तब इसका गलत मतलब निकाला गया और लोगों को लगा कि वो खुद के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने भगवत गीता का श्लोक पढ़ा था जिसका मतलब है कि हे अर्जुन, अब मैं संसार का नाश करने वाला काल यानी कि मृत्यु बन चुका हूँ। मैं तीनों लोगों को खत्म कर सकता हूँ और तुम्हारे सामने खड़े जिन रिश्तेदारों पर तुम बाण नहीं चला रहे वो सब भी मारे जाएंगे। ये बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से तब कही थी जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। खैर, ट्रिनिटी टेस्ट सक्सेसफुल रहा। अब ट्रूमैन ने लिटिल बॉय को जापान पर गिराने का ऑर्डर दे दिया। हालांकि लियो सिलार्ड चाहते थे कि जापान को इससे पहले वार्निंग दी जाए। इसके लिए उन्होंने ट्रूमैन को लेटर भी लिखा, लेकिन ये लेटर उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने पहला बम हिरोशिमा पर गिराया, लेकिन जापान ने जब सरेंडर नहीं किया तो ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को उन्होंने नागासाकी पर फैटमैन गिराया। इन दोनों ब्लास्ट में जापान के करीब 1,60,000 लोग मारे गए। इतनी भयानक तबाही मची कि जापान को सरेंडर करना पड़ा। 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर जापान के लोगों को स्पीच दिया। ये पहली बार था जब जापान के लोग अपने सम्राट की आवाज सुन रहे थे। जापान के सरेंडर के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। हालांकि आर्मी कमांडर लेस्ली क्रूज तो चाहते थे कि जापान पर हर महीने एक एटम बम गिराना चाहिए, लेकिन ट्रूमैन इसके लिए राजी नहीं हुए। जापान में हुई तबाही को देखकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। इसके बाद अमेरिका ने जापान को अम्ब्रेला दिया, यानी कि सिक्योरिटी दी। आज जापान के पास अपनी आर्मी नहीं है क्योंकि खुद अमेरिकन आर्मी जापान की रक्षा करती है। 1952 में इसी टीम से आने वाले हंगरी के साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम बनाया जो एटम बम से 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसी के साथ ही दुनिया भर के देशों में न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ मच गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों के पास 13,865 न्यूक्लियर वेपन हैं। खुद अल्बर्ट आइंस्टीन ने माना कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो इतने बम फटेंगे कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही चौपट हो जाएगी और चौथा वर्ल्ड वॉर लाठी डंडों से लड़ा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये इतना ही खतरनाक था तो इसे बनाया क्यों गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआत में ये साइंटिस्ट बम बनाने के लिए नहीं बल्कि बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो बिजली बनती है उससे ना तो धुआं होता ना ही गंदा पानी निकलता। ये बहुत ही क्लीन और पोल्यूशन फ्री तरीका है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन, जिसे हमने ऊपर समझाया था, उसे कंट्रोल कर लिया जाता है और जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो इससे एटम बम बन जाता है।
ये पूरा प्रोसेस एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर रिएक्टर से पहले न्यूक्लियर बम बना। वजह बताया गया अडोल्फ हिटलर को। इतिहास बताता है कि हिटलर ने यहूदियों पर जो जुल्म ढाए, उससे उनमें ये डर था कि कहीं हिटलर पहले एटम बम ना बना ले। इसीलिए दुनिया भर के जीनियस यहूदी साइंटिस्ट एक साथ बम बनाने में जुट गए, जिन्हें लीड करने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी एक यहूदी ही थे। कह सकते हैं कि हिटलर को रोकने के लिए यहूदियों ने दुनिया का पहला एटम बम बना दिया था। मुट्ठी भर जूइश साइंटिस्ट ने ये कमाल कर दिखाया, तो सोचिए कि ये इकट्ठा होकर क्या कमाल करेंगे। 14 मई 1948 अलग अलग देशों से इकट्ठा होकर ये जूइश लोग एक साथ एक देश बनाते हैं, जिसका नाम रखा गया इजराइल। वैसे तो इजराइल इंडिया के मिजोरम स्टेट जितना ही बड़ा है, लेकिन ये इतना ताकतवर है कि दुनिया के 8 देश एक साथ मिलकर भी इसे हरा नहीं पाए। इजराइल की कहानी काफी हैरत अंगेज है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजराइल को बनाने में अमेरिका ने ही मदद की थी, इसीलिए दोनों देश आज भी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन यहूदियों से नफरत करना हिटलर को बहुत महंगा पड़ा। हो सकता था कि अगर हिटलर इन जूइश साइंटिस्ट को नहीं निकालता तो पहला एटम बम जर्मनी के पास होता, लेकिन इतिहास में ये उपलब्धि रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम होनी थी और पहला एटम बम अमेरिका को मिलना था। बहरहाल दोस्तों, ये थी वर्ल्ड के फर्स्ट एटम बम बनने की कहानी। हालांकि इस कहानी को थोड़ा और पीछे जाकर देखेंगे तो समझ आएगा कि सारी गलती हिटलर की भी नहीं थी, फिर भी इतिहास तो उसी के मत्थे दोष मंडता है। दोस्तों, एक हकीकत ये भी है कि इतिहास वो ही लिखता है जो जीत जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने, एटम बम बनने और लाखों लोगों के मारे जाने का असल जिम्मेदार कौन था? वक्त की गहराइयों में जाकर इस सवाल का सही जवाब भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन इतनी गहराई में जाने का मजा तभी है जब आपका पूरा साथ मिले। जी हाँ, आपको हमें कमेंट करके बताना होगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। अगर इसी तरह की रिसर्च और एक्सप्लेन वीडियोस के लिए आपके पास कोई खास डिमांड है या फिर कोई आइडिया है, तो आप हमें इस मेल एड्रेस पर लिख भेजें। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों को शॉर्ट में देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लें। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।